हेलो स्टूडेंट, हाउ यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं खोज एग्जाम सेट 2 का साइंस सब्जेक्ट बायोलॉजी पार्ट 9th स्टैंडर्ड, राइट। तो इसके डेफिनेटली आपने एग्जाम दी होगी और बहुत अच्छी आपकी एग्जाम गई भी होगी। तो उसके जो क्वेश्चंस थे बायोलॉजी पार्ट के फ्रॉम योर साइंस सब्जेक्ट वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो वन बाय वन चलते हैं। ये फर्स्ट आपका जो टॉपिक था, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो था, ये है आपके सामने। ओके, पेन ले लीजिए। पहले इसको पढ़ना है। देखो, एक क्राइटेरिया होता है जब कभी आप लोग एमसीक्यू टाइप या ओलंपियाड टाइप एग्जाम देते हो, राइट, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, तो उसमें बेसिक क्राइटेरिया होता है कि आपको पूरा क्वेश्चन डिटेल में पढ़ना है अच्छे से और चारों ऑप्शन को डिटेल में समझना है, मतलब पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। सो लेट मी स्टार्ट विद फर्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो यहां बोला हुआ है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पहले इसको हाईलाइट कर लेंगे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंजर्वेशन। कंजर्वेशन आपको पता ही क्या होता है, ओके। कंजर्वेशन बहुत सिंपल चैप्टर है जो आपको 8th में था, राइट, उसी का क्वेश्चन है। बायोस्फीयर रिजर्व्स द कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तो ये तो सही है, ये हमें ऑलरेडी पता ही है, क्या करता ही है, राइट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कंजर्व द बोथ फ्लोरा एंड फाउना। यस, प्लांट को और एनिमल्स को दोनों को कंजर्वेशन करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, आप लोग को ऑलरेडी अंडरस्टूड ही है, उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। नेशनल पार्क अलाउ द ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। हाँ, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल अलाउ करेगा, लेकिन इंटरनल जो कंजर्वेशन पार्ट में है, जिनको वो रेयरिंग कर रहे, कल्चर कर रहे हैं, बाहर का अगर कोई यू कैन से हर्बीवोर आ रहा है तो उसे वो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये इनकरेक्ट आंसर आपका ये बनता है यहां पे, क्योंकि ये सबको अलाउ नहीं करेगा। जितना पार्ट उन्होंने बनाया है, जितना एरिया कवर किया है, उसमें ही ग्रेजिंग ऑफ एनिमल को अलाउ करेगा, लेकिन बाहर से अगर कोई एनिमल आ रहा है, राइट, ग्रास को फीड करने के लिए, तो उसमें अलाउ वो नहीं करेगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? डेफिनेटली सी बन जाएगा, लेकिन फिर भी डी को पढ़ना पड़ेगा। डिफोरेस्टेशन कॉजेज सॉइल इरोशन। ठीक है भैया, ये भी सही बात है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, मतलब कि सी आपका आंसर आएगा जो इनकरेक्ट वाला है, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैक्सीन। देखो यहां पे कीवर्ड क्या है, वैक्सीन इज करेक्ट। वैक्सीन के रिलेटेड कौन सा पॉइंट करेक्ट है? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। वैक्सीन क्या होती है ऐसे आपको ऑलरेडी बताइए, राइट। वैक्सीनेशन होता है, छोटे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं और बड़े होते हैं, हर टाइम क्या होता है, अलग अलग वैक्सीन हमें लगती है, राइट। वैक्सीन क्या करती है बेसिकली, वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसे वो बूस्ट करती है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम आने वाले बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट लड़ पाए, अपना काम कर पाए। सही है, देख लेते हैं। यहां पे करेक्ट पूछा हुआ है, करेक्ट देखना पड़ेगा। वैक्सीन डायरेक्टली किल द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। नहीं, वैक्सीन कोई मेडिसिन नहीं है, वो डायरेक्टली किल नहीं करेगा। तो भैया ए आंसर तो नहीं बन रहा है इसका। वैक्सीन प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम द इन्फेक्शन। इमीडिएट रिलीफ भी नहीं मिलती है, कुछ वैक्सीन में मिलती है, बट ऑलवेज जो हम लोग यूज करते हैं, मेजोरिटी ऑफ केस 90%, उसमें ये चीज नहीं होती है। इमीडिएट रिस्पॉन्स तो नहीं आएगा, लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स आता है यहाँ पे, ठीक है ना। देन वैक्सीन्स आर एंटीबायोटिक्स यूज्ड अगेन बैक्टीरिया। नहीं भैया, किसने बताया? एंटीबायोटिक मेडिसिन मिलती है मार्केट में, है ना, मेडिकल स्टोर में, वो अलग होती है, वैक्सीन अलग होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब लास्ट, वैक्सीन स्टिमुलेट आवर बॉडी टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट डिसीज। एकदम सही बात है, एकदम सिंपल है। हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करेगा, ताकि वो आने वाले पैथोजन से लड़ पाए, फाइट कर पाए। तो यहां पे आंसर बन रहा है डी। सो डी विल बी योर आंसर ओवर हियर, ठीक है। चलो परफेक्ट, तो 2 हमने करेक्ट कर लिए, बहुत इजी थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये एक डायग्राम आपको दिया है, डायग्राम देख के ही आपको डायरेक्ट क्लिक होता है माइंड में कि ये डायग्राम आपने कहां देखा है या कौन से एग्जाम में आपने ड्रॉ किया है, राइट। तो ये डायग्राम है बैक्टीरिया का। देखिए ये डायग्राम किसका है? बैक्टीरियल, मतलब बैक्टीरिया का डायग्राम है, और डेफिनेटली कौन सा रहेगा आपका? प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा रहेगा ये? प्रोकैरियोटिक सेल, जो आपको ऑलरेडी पता ही है, सही है। तो ये देखो, ये अब नाम अगर देखो, उसके लेबलिंग देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, सही है। तो यहां पे यूकैरियोटिक सेल नहीं भैया, प्रोकैरियोटिक सेल बिल्कुल सही बात है। प्लांट सेल नहीं, यूकैरियोटिक होता है ना प्लांट सेल। एनिमल सेल नहीं, आंसर क्या बन रहा है यहां पे? बी। तो बी शुड बी योर आंसर इन दिस क्वेश्चन। सिंपल था, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए अलग अलग, अब ध्यान से पढ़ना है इसको, दोनों को पढ़ना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? एस्ट्रोजन इज अ मेल हार्मोन। नहीं भाई, हमें पता है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आदि फीमेल सेक्स हार्मोन्स, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। एस्ट्रोजन तो ओवरी से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई रिलेशन नहीं है, तो यहां भी ये भी गलत हो गया।
मतलब यहां पे स्टेटमेंट 1 2 दोनों के दोनों गलत हो गए, रॉन्ग है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, नहीं, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, एकदम सही बात है। तो यहां पे आंसर आना चाहिए बी, है ना। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू 1 इज फॉल्स, ऐसा ये कुछ बन ही रहा है। हमने पहले पता लगा लिया कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आंसर क्या बनेगा आपका यहां पे, बी शुड बी योर आंसर, सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑर्गेनली मतलब सेल ऑर्गेनली इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, है ना। क्विकली आपको आ जाएगा, फास्ट। अगर आपने एक बार भी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है तो आपको बहुत ही इजीली आ जाएगा, सही है। तो बेस्ट आंसर रहेगा इसका लाइसोसोम। ये आपको ऑलरेडी पता ही है कि जब कभी एक सेल ओल्ड हो जाता है या फिर बहुत थक जाता है, थका हारा, है ना, काम नहीं कर पा रहा है, उस टाइम पे लाइसोसोम बर्स्ट होके अपने एंजाइम्स निकाल के पूरे सेल को क्या करेगा, डैमेज कर देगा, इसलिए उसको कहा जाएगा सुसाइडल बैग। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट चलते हैं। विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन, देखो बात किसकी हो रही है, न्यूरॉन की हो रही है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इंपल्सेस अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी, अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी। देखो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है। एक बार मैं नॉर्मल रफ स्ट्रक्चर निकालूंगा न्यूरॉन का, ताकि आपको थोड़ा सा क्लिक हो जाए कि हाँ ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमने पहले देखा हुआ है, सही है। तो ये थे डेंड्राइट्स, जो एंटीरियर पार्ट निकाल रहा हूं, ये क्या हो गया आपके, ये पार्ट हो गया आपका डेंड्राइट, ठीक है। ये मेन पार्ट जो था इसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी, ये आपको ऑलरेडी पता ही है, दिस इज योर सेल बॉडी। और ये लॉन्ग स्लेंडर पार्ट का नाम है एक्सोन, क्या नाम है इसका, एक्सोन, ये भी आपको ऑलरेडी पता है, राइट। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को लेकर जाने वाला पार्ट कौन सा है। तो हमें पता चल रहा है भैया कि सेल बॉडी से जब दूर लेके जाना है इंपल्सेस को, ये काम कौन करेगा, डेफिनेटली एक्सोन करने वाला है। सिंपल है। अगर स्ट्रक्चर पता है, लैबलिंग पता है, तो आंसर आपके सामने ही है। ओके, सो आपका रहेगा बेस्ट आंसर शुड बी एक्सोन। ओके, डेंड्राइट नहीं, न्यूक्लियस नहीं, मालिन छिद्र, ऐसा कुछ नहीं है, आंसर रहेगा आपका एक्सोन। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड क्रॉप रोटेशन, देखो एक चैप्टर है 9th में, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, राइट। उसमें आपको दिया है क्रॉपिंग पैटर्न, और उसमें बेस्ट ये है आपका क्रॉप रोटेशन, सबसे बढ़िया टेक्निक है, आज भी यूज होती है बहुत जगह पे, है ना। तो यहां पे क्या होता है ये हम लोग पहले समझते हैं कि यहां पे उसका मेन प्रिंसिपल क्या है, ग्रोइंग क्रॉप्स दैट नीड मोर इरिगेशन, नहीं इरिगेशन ज्यादा चाहिए ऐसा कोई सीन नहीं है ना। अल्टरिंग द क्रॉप विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको अल्टर करने का, ये भी एक बार देख लेंगे आगे। ग्रोइंग द सेम क्रॉप रिपीटेडली, नहीं भैया एक ही क्रॉप को हम लोग रिपीटली नहीं करते। इंक्रीजिंग क्रॉप साइज, ये भी नहीं बन रहा है, तो आंसर क्या बनेगा आपका, बी बनेगा। देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं उसे। लेट्स से कि हमारे पास एक एरिया है, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है। और यहां मैंने क्या करा, इनिशियली ए प्लांट को, एक क्रॉप को मैंने क्या किया, यहां पे ग्रो किया। एक एरिया था मेरे पास, राइट, लैंड एरिया, वहां पे मैंने ए नाम के क्रॉप को ग्रो किया, बनाया, ठीक है, मतलब वहां पे उसको कल्टीवेट किया। अब उसको मैंने हार्वेस्टिंग कर लिया, कलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसी जमीन पे मैंने क्या कर दिया, बी क्रॉप को लगा दिया। तो समझ लो ए क्रॉप को मैंने लगाया 4 मंथ्स, कितना लगाया, 4 महीने। उसके बाद मैंने बी क्रॉप को लगाया 4 मंथ्स, फिर मैंने सी क्रॉप को लगाया 4 मंथ्स, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जमीन मेरे पास एक ही है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, अल्टरनेटली मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे क्रॉप्स को लगा रहा हूं, पहले ए फिर बी फिर सी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। सो अल्टरिंग द क्रॉप विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, है ना। अब तीनों की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट रहेगी, अलग अलग रहेगी। ए की डिफरेंट है, बी की डिफरेंट है, सी की डिफरेंट है, राइट। और एक ही एरिया पे, एक ही लैंड एरिया पे क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लोग अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि सबके रिक्वायरमेंट क्या है, डिफरेंट है, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट, इसलिए यहां पे ऐसा करना पड़ रहा है। तो आपका आंसर यहां पे रहेगा बी। चलो आगे बढ़ते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेटमेंट अबाउट प्यूबर्टी आर करेक्ट। प्यूबर्टी आपको ऑलरेडी पता ही है, एडोलसेंस, राइट। प्यूबर्टी की शुरुआत होती है 12 से 13 साल के, मतलब साल से शुरुआत होती है, राइट, और टिल ये चलेगा 20। तो ये एक पूरा रेंज है जो आपको ऑलरेडी पता है। तो प्यूबर्टी एज में क्या होता है, करेक्ट आपको ढूंढना है कि इसमें करेक्ट कंडीशन क्या आने वाली है। 1 बाय 1 देखेंगे। देखो आपको ये पता है प्यूबर्टी एज में हार्मोन का सिक्रेशन होता है, सेक्सुअल हार्मोन्स। देन प्यूबर्टी एज में यू कैन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनते हैं हमारी बॉडी में, राइट। तो इसमें आपको करेक्ट ढूंढना है। ग्रोथ ऑफ मुस्टेच एंड बियर्ड इन दिस बॉयज, बिल्कुल दाढ़ी मूछ आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सही बात है भाई।
वाइडिंग ऑफ हिप्स इन गर्ल्स, सही बात है, हिप एरिया जो है, बुटॉक्स एरिया जो थोड़ा सा वाइड हो जाएगा बिकॉज ऑफ फैट एक्यूमुलेशन, ये भी सेकंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। सडन हाइट इंक्रीज, यस बिल्कुल, ऑल सडन हाइट इंक्रीज हो जाएगी, ये भी सही है। डिक्लाइन इन हार्मोन लेवल, बिल्कुल गलत, यहां तो हार्मोन सीक्रेट होना शुरू होते हैं तो हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, कम कैसे होगा, है ना। तो 1, 2 एंड 3 करेक्ट है, तो आंसर आपका क्या बनेगा यहां पे, ए शुड बी योर आंसर। अगर आपने एक बार भी पढ़ा है अच्छे से समझ के तो आपको बहुत इजीली आंसर आने वाला है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस ट्यूबरक्यूलोसिस। बढ़िया, ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब बात हो रही है टीबी की, और टीबी कॉज करने वाला बैक्टीरिया होता है डेफिनेटली, राइट, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस यू कैन से, राइट। तो यहां पे होता है बैक्टीरिया, यहां पे ऑलवेज क्या आएगा, बैक्टीरिया, वायरस भी नहीं आएगा, फंगस नहीं आएगा, प्रोटोजोआ नहीं आएगा, ऑलवेज क्या आएगा, टीबी कॉजेस बाय बैक्टीरिया। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, एसेसन रीजन वाला है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझ के पढ़ना पड़ेगा, सही है। एसेसन बोल रहा है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। नहीं भैया, आपको पता है ऑलरेडी, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पे क्लोन बनता है, 100% कॉपी, मतलब यू कैन से कार्बन कॉपी होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है वो पेरेंट्स के जैसा ही होता है, एक्सटर्नली भी इंटरनली भी। तो यहां पे डिफरेंट नहीं आना चाहिए, सिमिलर आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, एसेसन क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट रीजन देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, सही बात है, एंड नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सही है। जैसे हमें ऑलरेडी पता ही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट लगता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं बनते हैं, जाइगोट नहीं बनते हैं, कुछ नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, राइट। तो रीजन जो है ये आपका सही हो गया, है ना। तो एसेसन गलत है, रीजन सही है, तो इसमें बोलना पड़ेगा ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, है ना, ऐसा ही है, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो यहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, योर आंसर शुड बी डी, सही है। तो मैंने बहुत ही अच्छे से, राइट, अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ बताने का ट्राई किया है, समझाने का कि आपका जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम हुआ था उसके आइडियल आंसर्स क्या है, मास्टर आंसर क्या है। ओके, आई होप कि आपको पता चला होगा। थैंक यू सो मच।